नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने महिला जजों की संख्या बढ़ाए जाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा होने पर महिलाओं के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर ज्यादा संवेदनशीलता के साथ फैसले दिए जा सकेंगे। उन्होंने अपनी बात पर जोर देने के लिए इस बात का भी हवाला दिया कि देश के सबसे बड़े न्यायिक पद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर अब तक कोई भी महिला जज नहीं बैठी हैं। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश में छेड़छाड़ के एक मामले में हाई कोर्ट ने अनोखा फैसला दिया था। इसमें पीड़िता से राखी बंधवाने और शगुन देने की शर्त पर आरोपी को जमानत पर रिहा करने को कहा गया था। इस फैसले के खिलाफ कुछ महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि ऐसे अदालती फैसले से समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता। ये विशेष अनुमति याचिका अपर्णा भट्ट और 8 अन्य महिला वकीलों की ओर से दायर की गई है। जस्टिस एएम खानविलकर की बेंच के सामने सवाल उठा था कि भविष्य में इस तरह के फैसलों से किस तरह से बचा जा सकता है और इस बारे में अटॉर्नी जनरल से सुझाव मांगे गए थे। इसी के बाद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने हलफनामा दाखिल किया है। इसमें इस तरह के मामलों को देखते हुए महिला जजों की संख्या बढ़ाने, जजों की ट्रेनिंग और बेल कंडीशन के बारे में अपनी राय दी है। के वेणुगोपाल का कहना है कि महिलाओं से जुड़े मामलों के लिए जजों की ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि फैसलों में संवेदनशीलता ज्यादा दिखाई दे। उन्होंने कहा कि महिला जजों की संख्या और हकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सख्ती बरती जा सकेगी। उन्होंने जुडिशरी और कोर्ट स्टाफ में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की भी वकालत की है। आज की चर्चा में हम न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता चारू प्रज्ञा और डॉक्टर अभिषेक अत्रे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चारू प्रज्ञा जी, आपसे पहले मैं पूछूंगी कि जो अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही हैं महिलाओं की भागीदारी को लेकर, उस पर आपकी राय क्या है? दीदी, मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे अटॉर्नी जनरल ने वो बात कही जो हम सबके मन में बहुत ज्यादा समय से आ रही है। केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करूंगी, पहले मैं एक जनरल बात बोलती हूँ और फिर हम उनको कोर्ट की तरफ लेकर चलते हैं। आप चाहे दुनिया भर में टॉप कंपनीज के सीईओ देख लीजिए, आप दुनिया भर में टॉप पॉलिटिकल पोजीशंस देख लीजिए, आप दुनिया भर में टॉप आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स की पोजीशन देख लीजिए, सर्जन्स देख लीजिए, सीनियर एडवोकेट्स देख लीजिए या जजेस देख लीजिए, महिलाओं को जो जगह दी गई है वो बहुत कम है। अगर हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी आधी आबादी है उनकी बात ठीक से सुनी भी जाए, समझी भी जाए और उनको ये लगे कि वो जहां जा रही हैं वो सुरक्षित है, वहां अपने मन की बात कर सकती हैं और उनको न्याय मिलेगा, तो जजेस में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए 1100 से भी ज्यादा जजेस हैं हमारे देश में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मिलाकर, और इसमें केवल 80 महिलाएं हैं, तो 7% से थोड़ी ज्यादा महिलाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ 2 महिला जज हैं, सिर्फ 2 महिला जज। तो अगर आप इस नंबर को देखें, हम बार बार पार्लियामेंट की बात तो करते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए, विमेन पार्लियामेंटेरियंस ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जुडिशरी में इस बारे में कभी ज्यादा डिस्कशन हमने देखा नहीं है। और वेणुगोपाल जी की वजह से आज आप ये शो कर पा रही हैं, आप इसको डिस्कस कर रही हैं, तो मेरा आपको भी धन्यवाद, वेणुगोपाल जी को भी धन्यवाद। एक बात मैं और कहना चाहूंगी, देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पर महिलाएं हिचकिचाती हैं कोर्ट जाने से। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर पुरुषों को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हंसी मजाक में टाल दिया जाता है। तो चाहे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बातें हों, सेक्सुअल हैरेसमेंट की बातें हों, फैमिली मैटर्स हों, अगर सुनने वाली जजेस महिला होंगी तो केस कोर्ट तक ले जाने वाली महिलाओं को भी बहुत सहारा मिलेगा। जैसे नेशनल लॉ स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हमारे देश में, इसमें 40% से भी ज्यादा एंट्रेंस सीट्स जीतती हैं हमारी लड़कियां। तो वकील बनने से लेकर एक जज बनने तक की जो इनका सफर है, इसमें वो कहां खो जाती हैं। डॉक्टर अभिषेक अत्रे, न्यायपालिकाओं में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के पीछे बड़ी वजहें आप क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक सबऑर्डिनेट जुडिशरी की बात है, वहाँ स्टेट्स के पास पावर्स हैं, उन्होंने रिजर्वेशन दिया भी है और ऑलमोस्ट 33% रिजर्वेशन कई स्टेट्स में है। जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के में अपॉइंटमेंट्स की बात है, वहाँ आर्टिकल 217 एंड 224 अप्लाई होते हैं, जिसमें रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ऐसे कोई प्रोविजन नहीं है कि हायर जुडिशरी में रिजर्वेशन दिया जाए। और अल्टीमेटली ये पावर्स अपॉइंटमेंट की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पे डिपेंड करती है।
वहाँ पे 5 जजेस का कॉलेजियम, हाई कोर्ट में 3 जजेस का कॉलेजियम। तो ये डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। यहाँ कोई रिजर्वेशन किसी लेवल पे किसी भी कास्ट क्रीड के लिए नहीं है, ना SC, OBC, ST, विमेंस के लिए, किसी के लिए भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जजेस को इंट्रोस्पेक्ट करके, कॉलेजियम्स को इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप ही आगे महिलाओं की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। इसमें फिलहाल पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं हो सकता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स पे। जहां हो सकता है वहां रिजर्वेशन सरकारें दे रही हैं। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में रिजर्वेशन, और आज हम देखें तो अराउंड 28-30% सबऑर्डिनेट जुडिशरी में महिलाएं हैं। लेकिन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नो डाउट अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल जी ने जैसे बोला भी है कि कोई फीमेल चीफ जस्टिस हुई भी नहीं है, और अभी नियर फ्यूचर में कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे कि कोई फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाली है। जिस तरह से हायरार्की वाइज सिस्टम हमारे यहाँ चलता है सुप्रीम कोर्ट में CJI अपॉइंट होने का, तो ये तो कॉलेजियम को ही देखना पड़ेगा फिलहाल। ठीक है। चारुप्रज्ञा, आपको क्या वजह लगती है कम प्रतिनिधित्व की? और हम देखें तो महिला न्यायाधीशों ने समय समय पर ग्लास सीलिंग की बात कही है। आप इससे कहां तक सहमत हैं और इस सीलिंग को कैसे तोड़ा जा सकता है? प्रीति, आपने मेरे मुंह के शब्द छीन लिए ग्लास सीलिंग बोलकर, और आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ग्लास सीलिंग महिलाओं के सामने बार बार उनके रास्ते में आती जाती है। बहुत सारी वजहें हैं। एक तो हमारे देश में ये माना जाता है कि जो केयर गिविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नर्चरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार और बच्चे संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे जब बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनको पढ़ाने की जो जिम्मेदारी है, ये सब महिलाओं पे पड़ती है। जहां पर एंट्रेंस एग्जाम देकर आप लोअर जुडिशरी में जज बन सकते हैं, वहां महिलाओं की संख्या ठीक होती है। आप ये देखिए, तो एग्जाम लिखकर चाहे वो वकील बनना हो, एग्जाम लिखकर चाहे वो जज बनना हो, यहाँ हमारी महिलाएं अपनी जगह प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन आगे चलकर जब कोलिजियम डिसाइड करता है, और ये कोलिजियम भी मेल डोमिनेटेड होता है, मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स में से भी महिलाओं की संख्या बहुत बहुत कम है, और इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो मैंने आपको बताया, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती हैं। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे देश में बहुत कम संख्या की महिला होती हैं जो लिटिगेशन प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहती हैं। ज्यादातर वो सोचती हैं कि कॉर्पोरेट्स में जॉब ले लें या किसी लॉ फर्म में उनको जॉब मिल जाए। लिटिगेशन प्रैक्टिस बहुत ही मुश्किल काम होता है, वहां काम का कोई समय निर्धारित नहीं होता, वीकेंड नाम की चीज नहीं होती। तो जैसे जैसे महिलाएं अपनी निजी जीवन में भी आगे बढ़ती है, उनकी शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, उनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, उन्हें मुझे लगता है आसानी लगती है एक नौकरी में रहना, ना कि कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना। केवल 15% वकील जो पास आउट करते हैं हमारे कॉलेजेस से, वो जाकर बार में एनरोल करते हैं। तो यहीं पर डिस्पैरिटी बहुत बड़ी हमको दिखने लग जाती है। मुझे लगता है महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हमको एक ओवरऑल जो सोसाइटल आउटलुक है उसको हमको चेंज करने की जरूरत है। पुरुषों को ये समझने की जरूरत है कि परिवार सिर्फ आपकी पत्नी की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अगर आप उसको मिलकर निभाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए भी ज्यादा बेहतर रहेगा। एक वजह और है, लोअर जुडिशरी में हर 3 साल में ट्रांसफर होते हैं। हर 3 साल में आपका डिस्ट्रिक्ट बदला जाता है, आपका कोर्ट बदला जाता है। तो हमने बहुत बार ये देखा है कि महिलाओं को मुश्किल होती है 3-3 साल में अपना घर बदलने में, नई जगह जाने में, और इस वजह से वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, वो ऑप्ट आउट कर जाती हैं, और वो सीनियर जुडिशरी के लेवल पर पहुंच नहीं पाती है। मैं थोड़ा मानसिकता समझना चाहूँगी, इसके पीछे क्या मानसिकता भी जिम्मेदार है? क्योंकि महिलाएं अगर न्याय पेशे में आती हैं तो हम बात करें तो केवल न्यायाधीश ही नहीं, वकीलों को भी शामिल करें, और देखें कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। आप मानते हैं कहीं ना कहीं जो ये परहेज़ किया जाता है बड़ी जिम्मेदारी देने से, इसके पीछे मानसिकता जिम्मेदार है? नहीं, मानसिकता की बात नहीं है। एक आप ये देखिए, जैसे अभी चारू जी ने बताया कि महिलाएं लिटिगेशन में कम आती हैं। हाँ। मैं लिटिगेशन और कॉर्पोरेट का डिफरेंस यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगा। लिटिगेशन फील्ड एक बहुत चैलेंजिंग फील्ड है, और यहाँ शुरू में डे 1 से किसी को पैसा मिलना शुरू नहीं हो जाता है। जबकि कॉर्पोरेट में जब बच्चे जाते हैं लॉ करने के बाद, तो वहां तुरंत उन्हें सैलरी और पैकेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं, और जहां वो कॉर्पोरेट में गए, मेन लिटिगेशन फील्ड से अलग हो गए। यहाँ लिटिगेशन में वो लोग रह जाते हैं जिन्हें लॉन्ग रन में, जिनके एम्बिशंस होते हैं कि लॉन्ग रन में हमें एडवोकेसी ही करनी है, ट्रेडिशनल एडवोकेसी ही करनी है। जब सेलेक्ट करने की बारी आती है कॉलेजियम के सामने कि कहाँ से एडवोकेट्स उठाने हैं, बाहर में से जब लेने की बारी आती है, तो वो जो लिटिगेटिंग लॉयर्स हैं उन्हीं में से लिए जाएंगे।
कॉर्पोरेट्स वाले टेबल प्रैक्टिस करने वाले लॉयर्स में से नहीं लिए जा सकते, क्योंकि वो उनके सामने कभी अपेयर नहीं होते, वो उन लोगों को कभी देखते नहीं है। जिनको देखेंगे, जिन्हें एनालाइज करेंगे, वहीं से तो उठाएंगे। तो वो लिटिगेशन प्रैक्टिस में भी महिलाएं बहुत कम है। और ये तो अपनी मेंटालिटी, मानसिकता तभी से बनानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट्स में, लिटिगेशंस में, दोनों में वाइड डिफरेंस है। अल्टीमेटली हमें लिटिगेशन में नंबर्स भी देखने पड़ेंगे, लिटिगेशन प्रैक्टिस में नंबर ऑफ विमेन लॉयर्स कितनी है, और वो इन कंपैरिजन टू मेल लॉयर्स। तो कई बार वो क्राइटेरिया जजेस के सामने आ जाता होगा, मैं उसे नहीं कह रहा, लेकिन अल्टीमेटली हाँ, रिप्रेजेंटेशन की, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बिल्कुल जरूरत है। देश में जिस लेवल पे क्राइम बढ़ रहा है और जितने नंबर ऑफ जजेस हैं हाई कोर्ट के, टोटल नंबर ऑफ जजेस 1000 समथिंग, 1100 समथिंग है। तो जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है 1.25 करोड़, उसके लिए ये नंबर ऑफ जजेस भी बहुत कम है। हमें ऑल ओवर जुडिशरी नंबर ऑफ जजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी में भी, हाई कोर्ट जुडिशरी में भी। तो बहुत सारे अभी सुधार होने बाकी हैं। चारुप्रज्ञा, मैं एक बात अगर आपसे जानना चाहूँ कि कहा जाता है कि जो अदालत का माहौल है उसके बारे में बात करें तो पुरुष वकील ज़्यादा खुद को सहज पाते हैं, महिला वकीलों के लिए अनुकूल स्थिति नहीं निर्मित होती उस तरह से। क्या माहौल में परिवर्तन की ज़रूरत है? प्रीति, मुझे लग रहा है कि आप आज मेरा दिमाग बहुत पढ़ पा रही हैं, क्योंकि जब मैंने अपना हाथ उठाया, मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत आसान है कहना कि कोर्ट्स में महिलाएं कम हैं, लेकिन कोर्ट्स में महिलाएं कम क्यों रह जाती हैं? सारा रीजन आप उनकी कमाई पर नहीं छोड़ सकते। एक बहुत बड़ी वजह कोर्ट्स में कम महिला होने का ये भी है कि उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या सेक्सिस्ट रिमार्क्स पास किए जाते हैं, क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसमें से कितना प्रतिशत हैरेसमेंट कंप्लेंट में कन्वर्ट होता है, और कितना एक जहरीला घूंट पी के महिलाएं कोर्ट्स में रह जाती हैं और वो बोलती हैं कि रहने दो, मैं शिकायत नहीं करना चाहती, मैं एक फॉर्मल चिट्ठी नहीं लिखना चाहती। ये बार बार हमारे सामने आया है। सीनियर एडवोकेट्स ने कई बार चिट्ठियां लिखकर इस बात को बाकी लोगों के सामने करने की कोशिश करी है। एक जो माइंडसेट है हमारी सोसाइटी का, इसको बदलने के लिए हमको स्कूल लेवल से काम करना होगा, हर परिवार के लेवल पे काम करना होगा। हमको ये भी समझना होगा कि जब हमारी रूल बुक में ये लिखा है कि 7 साल की प्रैक्टिस महिलाओं की होनी चाहिए जज बनने के लिए, उन 7 साल में हम ये भी देखें कि शादी होने पर एक महिला ने ब्रेक लिया या बच्चा होने पर एक महिला ने ब्रेक लिया, तो क्या उसको मैटरनिटी लीव में गिना जा रहा है? फॉर्मल जॉब्स में गिना जाता है। 6 महीने की छुट्टी, साल भर की छुट्टी। और वकालत में सिर्फ एनरोलमेंट नहीं देखा जाता, सुप्रीम कोर्ट एक्टिव प्रैक्टिस देखने की आदी है, सिर्फ एनरोलमेंट नहीं देखती। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए ऐसा करना होगा कि जो ये कॉलेजियम है, जो आज एक मेल डोमिनेटेड कॉलेजियम है, वो इस बात को समझे कि वो एक हैप्पी, कंड्यूसिव, एक खुश, पॉजिटिव माहौल दे विमेन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फिर उसी पूल में से आगे चलकर उनको जजेस भी बनाने हैं। ठीक है। देखिए, जहां तक माहौल देने की बात है, सुप्रीम कोर्ट में मुझे भी 22 साल हो गए, मैंने यहाँ कभी ऐसा जजेस को डिस्क्रिमिनेट करते हुए नहीं देखा विमेन लॉयर्स में या मेल लॉयर्स में। हाई कोर्ट्स में भी, यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात नहीं करा जाते, लोअर जुडिशरी की बात है। हो सकता है कहीं पे इस तरह की हो, लेकिन अब तो जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटीज हर जगह बन गई हैं। विमेन्स के पास ऐसा नहीं है, आप भी लॉयर्स हैं, सब लोग जानते हैं कि कितने सारे लॉ के प्रोविजंस हैं, कहीं भी कंप्लेंट की जा सकती है और तुरंत एक्शन होता है। और जहां तक लीनियंसी की बात है, तो जजेस लॉ हमेशा लीनियंट रहता है। जहां एक लेडी की तरफ से कंप्लेंट आती है, उसके फेवर में जजेस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्रयास नहीं होते, हर लेवल पे प्रयास होते हैं। नो डाउट मेंटेलिटी है अभी भी, लेकिन फिर भी प्रयास तो चल ही रहे हैं ना। और उसी प्रयास का एक नतीजा है कि आज एजी को ये कहना पड़ा, और ये डिमांड बार बार हर एक फोरम पे उठाई जा रही है। तो धीरे धीरे सुधार होगा, पर ऐसा कि जुडिशरी बायास हो गई है, ऐसा कहना मुझे लगता है सही नहीं है। वो बायास नहीं है, वो क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे नंबर ऑफ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, उसी हिसाब से अब 100 में से 5 ही एडवोकेट है, तो उन 5 को जज थोड़े बना दिया जाएगा। तो हमें 100 में से अगर सेलेक्ट करने हैं 15 जज, तो 15 में से वो जो 5 प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, लेडी लॉयर्स हैं, उन्हें जज थोड़ी बना दिया जाएगा। बाकियों में से भी तो कंपैरेटिव देखा जाएगा ये जजेस लेने के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ एडवोकेट्स भी लेडीज को बढ़ाने पड़ेंगे नंबर ऑफ जुडिशरी में पहुंचने के लिए। ठीक है। चारुप्रज्ञा, अगर महिला जज जो है उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए तो इससे बदलाव क्या आता देखेंगे हम?
प्रीति, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत केसेस में, और मैं आपको एक दो केसेस ऐसे बता भी सकती हूँ जहां पर 2 जज बेंच होती है, जिसमें एक महिला जज हो और एक पुरुष जज हो। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट के, रेप के, क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आते हैं, हमने बहुत बार ऐसा देखा है, जो एक महिला का नजरिया है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो ज्यादा गंभीर होता है और वो छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करती। तो अगर महिला जजेस संख्या में बढ़ेंगे तो सेंसिटिविटी पूरे के पूरे जजेस के सबके दिमाग में ज्यादा आने लगेगी, क्योंकि आप उस तरीके के एग्जाम्पल्स रोज देख पाएंगे। एक मुझे लगता है फैमिली केसेस में भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी महिला जजेस होने से। जो महिला कोर्ट जाना चाहती हैं अपने लिए न्याय मांगने के लिए, उनको भी आसानी लगेगी, क्योंकि हमने देखा कि जब पुलिस स्टेशन में एक महिला ऑफिसर या कांस्टेबल बैठती है कंप्लेंट नोट करने के लिए, तो महिलाओं को सुविधा होती है उनसे बात करने में। ये हमारी सोसाइटी में एक थोड़ा सा जेंडर डिवाइड है। तो इसी तरीके से अगर कोर्ट में भी सुनने वाली जजेस अगर महिला होंगी, बहुत बार हमने देखा है डिवोर्स के केसेस में, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में, जो पीड़ित होती है वो ये कहती है कि मुझे एक लेडी लॉयर चाहिए, तो क्योंकि उसको आसानी लगती है बात करने में, और यही बात आगे सुनने में एक महिला जज के होने से भी आसान हो जाएगी। और एक जो हम बोलते हैं, एक माहौल में नर्चरिंग आ जाती है, एक माहौल में वार्मथ आ जाती है, एक सेंसिटिविटी आ जाती है एक महिला के प्रेजेंस से, ये हमारे कोर्ट में बढ़ जाएगी और इस ह्यूमन टच की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। ठीक है, डॉक्टर अत्रे, आप जोड़ना चाहेंगे इसमें कुछ? क्या बदलाव आपको लगता है? जहाँ तक कंफर्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी की बात है, हम दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप ऐसा मत कहिए कि जजेस, अगर मेल जजेस हैं तो वो सेंसिटिव नहीं होते। अगर ऐसा होता तो इतने सारे जजमेंट्स पास ना हुए होते और इतना सब कुछ ना आज तक ना हुआ होता है। जजेस भी सेंसिटिव होते हैं। एक आध कोई एग्जाम्पल ठीक है, ये जो एग्जाम्पल मध्य प्रदेश का आया है और उसके अगेंस्ट हम सारे के सारे खड़े हैं, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, चाहे जस्टिस खानविलकर हो, उन्होंने भी नोटिस किए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास सेंसिटिविटी नहीं है। जहां तक लोअर जुडिशरी में रेप केसेस या फैमिली मैट्रिमोनियल केसेस की बात होती है, तो हमेशा जुडिशरी की कोशिश ये रहती है कि उन पोस्ट पे उन केसेस को फीमेल जजेस के पास ही भेजा जाए, और ये आज से नहीं, काफी पहले से चला आ रहा है। तो सेंसिटिविटी और कंफर्टेबिलिटी में कंपेयर मत कीजिए। लोअर लेवल पे पुलिस में अगर हम बात करेंगे तो वहां माहौल डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट हम एक जिस एलीट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, एक जजेस को के रिप्रेजेंटेशन की जो बात है, तो उन पे नॉन सेंसिटिव होने का एलिगेशन लगाना गलत है कि दे आर नॉट सेंसिटिव टुवर्ड्स वीमेन राइट्स और वीमेन फीलिंग्स। ऐसा होता तो ये विशाखा वाला, कुणाल तिवारी वाले जजमेंट्स नहीं पास हुए होते। ठीक है, डॉक्टर अत्रे, इस पर भी मैं आपकी एक बात मैं बहुत जल्दी से कहना चाहूंगी। आप जब सेंसिटिविटी की बात करते हैं, आप मेरे जैसी लड़कियों के बारे में मत सोचिए जिनको कोई संकोच नहीं है अपनी बात कहने में। जो गांव की महिलाएं होती हैं, जिन लड़कियों को शायद कॉलेज जाने का भी मौका ना मिला हो, उनके लिए एक महिला से बात करना बहुत आसान होता है। इसलिए सेंसिटिविटी वाला इशू में आके वैसे भी उनको लॉयर्स हर जगह प्रोवाइड किए जाते हैं। लीगल एड सब जगह बनी हुई है, सब जगह लॉयर्स दी जाते हैं, ऐसा नहीं कि लॉयर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, हर एक पर हम लागू नहीं कर सकते ये चीज। ठीक है डॉक्टर अत्रे, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जो सुझाव के वेणुगोपाल ने दिया, ये भी सुझाव दिया उन्होंने कि पुरानी विचारधारा के न्यायाधीशों को इस विषय पर संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए 2 से 3 साल के प्रशिक्षण की जरूरत है। तो इसकी आप कितनी जरूरत समझते हैं? नहीं, देखिए, अगर अटॉर्नी जनरल ने ये ओपिनियन दी है तो उनकी ओपिनियन वेट रखती है। उन्होंने देखा होगा तभी इस तरह की ओपिनियन दी है, और ना सिर्फ अभी 2018 के एक स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, लेड बाय मिस्टर भूपेंद्र यादव। उन्होंने भी ये उस कमेटी के थ्रू एक डिमांड की थी कि एटलीस्ट हमें 50% तक विमेन रिप्रेजेंटेशन लाना पड़ेगा। लेकिन हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है इस लेवल पे, और ये इंट्रोस्पेक्शन की बात है। तो डिमांड तो हर जगह से उठाई जा रही है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन की, पार्लियामेंट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बातें चलती हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन इस तरह के जजमेंट जो पास हुआ है राखी वाला, ऐसे तो बहुत सारे जजमेंट्स है कि जो बेल की कंडीशंस हैं उनके नॉर्म्स बने हुए हैं। ऐसी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए आर्बिट्रेरी या बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी की जो सेंसलेस कंडीशंस है। अब ये क्या कंडीशन है, राखी बांध दोगे तुम्हें बेल मिल जाएगी? हाँ, इसके लिए तो इन जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हुए अटॉर्नी जनरल ने वो ओपिनियन दिए, सजेशन दिए हैं कि हाँ, ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, आपकी नज़र में डॉक्टर अत्रे क्या किया जाना चाहिए अगर हमें
इस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, तो इसमें आपके क्या सुझाव हैं और किस तरह की चुनौतियां अभी भी हैं? देखिए, महिलाओं को पहले तो एडवोकेसी के प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा आना पड़ेगा और हिम्मत रख के उस प्रोफेशन में, लिटिगेशन फील्ड में टिकना पड़ेगा। तभी वो आगे सोच सकते हैं कि हम वहाँ कंपटीशन कर सकते हैं उस लेवल पर आके। ऐसा नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी देखेंगे पैनल पे बहुत सारी लेडी लॉयर्स होती हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में लॉयर्स होती हैं और वो जगह बना रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो अपने आप को भी, लेडीज को भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, वुमेन लॉयर्स को भी, कि इजी गोइंग वे नहीं चुनना है। उससे इजी गोइंग वे से हाई कोर्ट जुडिशरी तक नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, जहां रिजर्वेशन है, आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी में वहां रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल गया, हर जगह रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके थोड़ी आगे बढ़ा जाएगा। अगर तुम उस पोस्ट की बात कर रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हायर जुडिशरी की, तो सब जगह रिजर्वेशन नहीं होता। अपनी पावर्स बढ़ानी पड़ेंगी, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। और हाँ, जजेस को भी, कॉलेजियम को भी फिर उसमें से चॉइस का ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है, चारुप्रज्ञा, आपकी नजर में क्या चैलेंजेस हैं अभी? ट्रेनिंग तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ट्रेनिंग हर फील्ड में, हर प्रोफेशनल के लिए होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी सर यहाँ पर कंपेयर कर रहे थे पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट को। हम बार बार पार्लियामेंट की बात करते हैं, हम पॉलिटिक्स में कितनी महिलाएं हैं बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं, लेकिन जुडिशरी में कितनी महिलाएं हैं ये इतना ज्यादा डिस्कशन में नहीं आ पाता। 14% महिलाएं हैं हमारे पार्लियामेंट में आज, और ये बहुत ही छोटा नंबर है, लेकिन इस नंबर के सामने सुप्रीम कोर्ट में तो आज 6% महिलाएं हैं, तो वो उससे कई गुना छोटा हुआ। तो यहाँ पर अगर हम ये बोलें कि कॉलेजियम को मेहनत करके और महिलाओं को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम ये बोले कि प्रशिक्षण होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये मैं मानती हूँ कि जनरली सब लोग सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस टू द रूल भी होते हैं, और हो सकता है इस ट्रेनिंग के बाद सेंसिटिविटी फैक्टर लोगों का बढ़ जाए तो भला हमारे देश का ही होगा, हमारे देश में जो न्याय ढूंढ रहे हैं उन लोगों का होगा। और जब तक हम इस बात को रोज रोज नहीं करेंगे, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक ये दूसरों के जहन में नहीं आएगी। पुरुषों के लिए कहना बहुत आसान है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन सारा डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं देता। हम जिसको ओवर्ट सेक्सिस्ट कमेंट्स बोलते हैं, जो बहुत ही हल्की फुल्की सी बातें होती हैं, जो ज्यादातर लोगों को डिस्क्रिमिनेटरी या खराब नहीं लगती, इन बातों को भी महिलाओं को लेकर अपने साथ चलना होता है और बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। तो मैं वापस वही कहना चाहूंगी कि जब एग्जाम लिखकर जज बनने की बात आती है, महिलाएं अच्छे नंबर ले आती हैं और वो सेलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जब कॉलेजियम से सेलेक्ट होकर जज बनने की बात आती है, महिलाएं पीछे रह जाती हैं। ठीक है, चारुप्रज्ञा आपका और डॉक्टर अभिषेक अत्रे, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा का समय यहीं पूरा होता है। शुक्रिया वक्त देने के लिए हमें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति इस बात से मापता हूं कि महिलाओं ने कितनी प्रगति हासिल की है। आज़ादी के बाद से देश में महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधानमंत्री और कई महिला मुख्यमंत्री और गवर्नर हमें मिल चुकी हैं, पर अभी तक कोई महिला भारत की मुख्य न्यायाधीश नहीं बन पाई हैं। हमारी न्यायपालिका में जाहिर तौर पर लैंगिक भेदभाव की जड़ें थोड़ा गहरी हैं, जिसे पाटना जरूरी है। न्यायपालिका में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए आवाज पिछले कुछ समय से उठ भी रही है, जिस पर जल्द से जल्द अब काम करने की जरूरत है। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।